वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो अगला टॉपिक है, तुमको पढ़ना है पोज़ोलेना के बारे में कि पोज़ोलेना क्या होता है, कहाँ से इनका अकरेंस है, कहाँ से ये कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एक एक टाइप्स को हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं पोज़ोलेना। तो आप सभी लोगों ने पोज़ोलेना के बारे में जरूर सुना होगा। पोज़ोलेना होता क्या है? देखिए, ये एक तरह की राख होती है। और ये कई सारे जो हमारे इन थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ से पाए जाते हैं। इनका भी कई सारा कैटेगरी है कि कौन किस ग्रेड का पोज़ोलेना है, कौन सी राख किस थर्मल पावर प्लांट से हमें मिलती है। तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। पोज़ोलाना का जो हिस्ट्री है वो बहुत एंशिएंट टाइम से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। पोज़ोलाना जो होता है आपका एल्यूमिनस और सिलिशियस एक मटेरियल होता है जिसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती है, और हमारे देश में काफ़ी सारी मात्रा में जो पोज़ोलेनिक मटेरियल हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हमको कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट या फैक्ट्रीज कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से हमको बहुत सारे पोज़ोलानास नेचुरल आर्टिफिशियल मिलते हैं। उनको अब बात ये आती है कि उनको हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उनको जब हम लोग डंप करते हैं, कहीं पे डंप करते हैं तो पूरा एरिया भी कवर करते हैं, वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें किया जाए, इस पोज़ोलाना को यूज़ किया जाए कि हम इसको अपने सीमेंट में यूज़ कर लें। स्ट्रेंथ पे हमारे कोई बहुत फर्क ना पड़े इसको मतलब इसको मिलाने से। तो पहले तो आपको मैंने बताया कि जो आपका पोज़ोलाना आता है उसमें कोई सीमेंटेनियस और सिलीशियस प्रॉपर्टी और एल्यूमिनस प्रॉपर्टी होती है, कोई सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन इसमें सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी हम कैसे करते हैं? CSH जेल इसमें जनरेट होता है कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर, हम इसका एक रिएक्शन करते हैं तो हमारा CSH जेल बनता है, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं कि पोज़ोलाना का मतलब क्या है। पोज़ोलाना यूज करने से हमारे कंक्रीट, अगर हमारी प्लास्टिक कंक्रीट है तो क्या फर्क पड़ता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए। The use of pozzolanic material, the use of pozzolanic material, the use of pozzolanic material is old as is old as that of the art of concrete construction, that of the art of concrete construction, of the art of concrete construction। मैं बताया ना कि पोज़ोलाना का आपका जो जो यूज़ है वो बहुत एंशिएंट टाइम से हमारा चला रहा है। ऐसा नहीं कि आजकल के हम ट्रेडिशनल में यूज़ करते हैं, इसको हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं, जब तक कि हमारा आर्ट ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हमारा जब से होता है। ठीक है। अब इसकी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यूज़ करने से, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन इट इज यूज इन ऑप्टिमम प्रपोर्शन, व्हेन इट इज यूज्ड इन ऑप्टिमम when it is used in optimum proportion, when it is used in optimum proportion, optimum proportion with Portland cement, with Portland cement, with Portland cement improves many qualities of concrete, improve many qualities of concrete such as, देखिए, जो हमारा, जब हम इसको ऑप्टिमम का मतलब कि है एक करेक्ट प्रोपोर्शन में इसको यूज करते हैं तो ये कंक्रीट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग रफ करें। उसकी किस किस प्रॉपर्टी को ये इनहेंस करता है, ये हमको पढ़ना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फर्स्ट है लोअर द हीट ऑफ हाइड्रेशन, लोअर द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड थर्मल श्रिंकेज। ठीक, अगर हम अपने पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम पोजोलाना का मिलाते हैं तो क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो उष्मा निकलने की जो जितनी तेजी से उष्मा निकलती है एक ओपीसी में, अगर उसमें हम मिक्स करते हैं कुछ अपना पोजोलैनिक मटेरियल, तो जो उसका हीट ऑफ इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, धीरे हो जाता है, थोड़ा सा धीरे होता है, उसके जो रेट होता है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, और थर्मल श्रिंकेज भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इज reduces the alky aggregate reaction, alky aggregate reaction, alky aggregate reaction को भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है, reduces the alky aggregate reaction। तीसरा पॉइंट क्या है, improve the resistance to सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक से जो क्या होता है, रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाती है, इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, इंप्रूव द रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, अगर उस सीमेंट में हमारा पोजोलाना मिला हुआ है तो सल्फेट अटैक की जो संभावना होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नंबर फोर्थ सॉरी, इंप्रूव्ड वर्केबिलिटी, इंप्रूव्ड वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को भी क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। ठीक है, वर्केबिलिटी को भी क्या इंप्रूव करता है। एंड नंबर फिफ्थ इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत मिनिमम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कॉस्ट जो इसका होता है क्या बहुत मिनिमम होता है। ये एक तरीके से हमारा रेसिड्यू मटेरियल है। ठीक है, रेसिड्यू मटेरियल है क्योंकि वेस्ट है, तो वेस्ट का आपको पता है कि जैसे आप घर में भी देखते होंगे कि कुछ आपके घर में कूड़ा कबाड़ा होता होगा तो उसको बेचते हैं आप लोहे वाले को या प्लास्टिक वाले को, तो बहुत कम दाम उसका आपको मिलता है। तो वही चीज है कि ये एक वेस्टेज मटेरियल था। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे यूज किया, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को इसने कम कर दिया, एल्की एग्रीगेट रिएक्शन को प्रोड्यूस कर दिया, वर्किंग रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर दिया, किसके लिए, सल्फेट अटैक हमारा सल्फेट अटैक ना हो। ठीक, इंप्रूव्ड वर्केबिलिटी बढ़ गई और कॉस्ट इसका सबसे लोअर है। तो ये सारी हमारी क्वालिटीज हैं एक पोजोलैनिक मटेरियल अगर जो हम उसको मिक्स करते हैं अपने पोर्टलैंड सीमेंट में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस की बात करते हैं कि कैसे कैसे इसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप, आई होप इसको नोट नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो चलिए अब इसका हम लोग पोजोलैनिक रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने कि आपको पहले भी बताया है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये क्या होता है, एक एल्यूमिनस और सिलिशियस मटेरियल होता है। ठीक है, एल्यूमिनस और सिलिशियस मटेरियल होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। चलिए इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, क्या होगा, पोजोलाना प्लस कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, जब ये मिलता है तो क्या बोलते हैं, CSH जेल बन जाता है। क्या बन जाता है ये, CSH जेल बन जाता है। ठीक है, अकेले क्या होता है कि सिर्फ पोजोलिना में क्या होता है कि ये क्या होता है, एल्यूमिनियस और सिलिशियस मटेरियल, क्या होता है, एल्यूमिनियस और सिलिशियस मटेरियल होता है। ये क्या होता है, एल्यूमिनियस और सिलिशियस मटेरियल होता है। नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, इसमें कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती। पर यही पोजोलाना जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर से जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, सिलिशियस जेल बना देता है। और जो सिलिशियस जेल होता है उसमें क्या होता है, सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी हमारी होती है। ठीक है, आप इस रिएक्शन को नोट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पोजोलैनिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पोजोलैनिक रिएक्शन। इसको हम लोग पोजोलैनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, पोजोलैनिक रिएक्शन। आप नीचे ये रिएक्शन लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पोजोलैनिक रिएक्शन। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। पोजोलैनिक रिएक्शन ये होता है। ठीक है, इनिशियली होता क्या है कि पोजोलैनिक रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। जब पोजोलैनिक रिएक्शन होता है, पोजोलैनिक जो रिएक्शन होता है वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। ठीक, अब जब पोजोलैनिक रिएक्शन हमारा स्लो होगा, जब हमारा पोजोलैनिक रिएक्शन स्लो होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी स्लो। तो इससे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी स्लो, इज आल्सो वेरी स्लो। ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे स्लो हो जाएंगे। अगर पोजोलैनिक रिएक्शन ही हमारी स्लो होगी, ठीक है, तो जो उससे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो उस मतलब पोजोलाना मिलाने के बाद जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी स्लो हो जाएगा, और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, नो डाउट, लेकिन हमारे ऐसा नहीं कि हमारे इनिशियल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ जाएगा। अगर हम सॉरी हमारी फाइनल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, अगर हमारे फाइनल स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है तो हम इस जो मटेरियल है ये जो हम उसको यूज ही नहीं करते। ठीक है, इनिशियल स्ट्रेंथ पे भले थोड़ा फर्क पड़ेगा लेकिन फाइनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पोजोलानिक मटेरियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नेचुरल पोजोलाना एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल पोजोलाना। फर्स्ट इज नेचुरल पोजोलाना एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पोजोलाना। पोजोलाना को दो तरीके से हम लोग डिवाइड किया हम लोगों ने। पोजोलाना को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल, सेकंड इज आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में भी इसके कई होते हैं, फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। अब आर्टिफिशियल में क्या होगा, फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क ऐश, सिलिका फ्यूम, rice husk ash, and the last one is surkhi, and the last one is surkhi.
These are types of pozzolana. एक फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल में इतने सारे तरीके होते हैं और ये सारे हमको वन बाय वन डिस्कस करने हैं. ठीक है, ये सारे हमको वन बाय वन डिस्कस करने हैं. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्लाई ऐश से कि व्हाट इज फ्लाई ऐश. फर्स्ट इज फ्लाई ऐश. पहले फ्लाई ऐश की एक डेफिनेशन हम लिखा देते हैं, फिर आपको उसके बारे में पूरा एलोबरेट करेंगे. ठीक है. फ्लाई ऐश इज रेसिड्यू फ्रॉम the combustion of fly ash as a residue from the combustion of coal collected by the mechanical dust collector collected by the mechanical dust collector or electrostatic precipitator precipitators or separators from the fuel gas or separator from the fuel gas from the thermal power plant तो दिस इज अबाउट द फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश हमारा क्या होता है, ये मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिख दी. अब हम इसको एलोबरेट करते हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है द फ्लाई ऐश इज अ रेसिड्यू. क्या है रेसिड्यू? मतलब क्या होता है जो बच जाता है, रेसिड्यू, जिसका हम उपयोग जैसे एक उपयोग नहीं करते. रेसिड्यू, फ्लाई ऐश इज रेसिड्यू फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ कोल. किसके जलने से? कोल के जलने से. जब थर्मल पावर प्लांट में हमारा जो कोल कंबस्ट होता है उसका जो रेसिड्यू बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश बोलते हैं. ठीक है. कंबस्शन ऑफ कोल कलेक्टेड. कैसे कलेक्ट होता है? कलेक्टेड बाय द मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर. मैकेनिकल डस्ट एक डिवाइस होता है हमारा, और एक मशीन लगी होती है मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर. उससे जो हमारा रेसिड्यू होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं. या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और सेपरेटर, ये भी दो तरह का और इंस्ट्रूमेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और सेपरेटर. इससे हम क्या करते हैं? उस रेसिड्यू को क्या करते हैं? हम लोग कलेक्ट करते हैं. ठीक. रेसिड्यू कहाँ से आता है? जो कंबस्शन ऑफ कोल, जब हमारा कोयला जब जलता है तो उससे जो हमारा रेसिड्यू बचता है वो हमारा क्या होता है? फ्लाई ऐश. क्या होता है? फ्रॉम द फ्यूल गैस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट. यानी थर्मल पावर प्लांट में हमारा जो भी यूज होता है, हमारा जो भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट. अब ये चीजें भी वैरी करती हैं कि किस टाइप्स का हमारा बॉयलर है, किस टाइप्स के हमारे जो फ्यूल है, बर्न प्रोसेस है, वो उस पर इट्स कंपोजिशन वेरीज विद द टाइप ऑफ फ्यूल बर्न, लोड ऑन द बॉयलर, टाइप ऑफ फ्यूल, किस तरह का फ्यूल हमारा बर्न किया जा रहा है, बॉयलर किस तरह का, उस पर भी ये डिपेंड करता है. तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आपने आई होप इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको हम रफ कर सकते हैं. इसके आगे आप लिख लीजिए इट वेरीज, लिखिए इट कंपोजिशन वेरीज विद द, इट्स composition varies with the type of fuel burned. किस टाइप का फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है. ठीक है. लोड ऑन द बॉयलर,
लोड ऑन द बॉयलर, बॉयलर पे कितना लोड है, एंड द टाइप ऑफ सेपरेटर, एंड द टाइप ऑफ सेपरेटर और एक्सेट्रा, ये इसका कंपोजिशन हमारा फ्लाई ऐश का उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, ठीक है। अब आगे आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा इसमें कंटेंट होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है फ्लाई ऐश में, कम से कम होता है, और सिलिकॉन जो कंटेंट होता है एज मच एज हाई होता है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, द कार्बन कंटेंट, द कार्बन कंटेंट इन द फ्लाई ऐश, द कार्बन कंटेंट इन द फ्लाई ऐश should be as low, should be should be as low as possible, and silicon content should be, and silicon content should be as high as possible। इन्हें हमको यहाँ से एक चीज पता चली कि सिलिकॉन कंटेंट जो होता है हमारा, सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा होगा और हमारा कार्बन कंटेंट क्या हो जाएगा, कम रहेगा फ्लाई ऐश में। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब सिलिकॉन, एल्युमिनियम अनबर्न कैसे कितने रहेंगे, मैग्नीशियम कितना रहेगा, वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं फ्लाई ऐश के, वो हम अभी लिखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे हमारा फ्लाई ऐश मिलकर बना होता है वो क्या क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप आई होप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हेडिंग होगी हमारी वो क्या होगी, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश। ठीक, सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम कंटेंट कम होगा, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, नंबर 1 इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फर्स्ट इज सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, इसका जो परसेंटेज होगा वो 30% से लेकर 60% के बीच में वैरी करेगा। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होगा वो 30% से 60% के बीच में वैरी करेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकेंड इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक, ये करेगा 15% से लेकर 30% के बीच में, 15% से लेकर 30% के बीच में। थर्ड इज अनबर्न्ड कार्बन, बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन भी होते हैं तभी तो बनते हैं। अनबर्न्ड कार्बन ये हो जाता है अप टू 30%, अप टू 30% हो जाता है। ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन जो होता है। अब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं CaO, ये होता है 1% से लेकर 7% के बीच में ये वैरी करता है। ठीक है, लास्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कोई परसेंटेज नहीं है, बस आप ये लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में होता है।
और जो हमारा अगला होता है वो SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3, SO3 भी जो हमारा होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में। तो ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्लाई ऐश का, जिससे हमारा फ्लाई ऐश मिल के हमारा फ्लाई ऐश में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमने यहाँ पे वो बता दिया। मैं फिर से बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिलिकॉन ऑक्साइड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलिकॉन ज़्यादा होता है और एल्यूमिनियम कंटेंट, कार्बन कंटेंट एज मच पॉसिबल कम हो, और सिलिकॉन कंटेंट एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा हो। तो सिलिकॉन कंटेंट आपको देख रहा होगा 30 to 60%, एल्यूमिनियम इज 15 to 13%, अनबर्न जो कार्बन है वो अप टू 30%, 30% तक हो सकते हैं। 1%, 2%, 10%, 20%, 30%, कुछ भी हो सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो 1 से लेकर 7% तक, 1 to 7%। मैग्नीशियम ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, लेस देन 1% भी आप मान सकते हैं। और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 वो भी क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फ्लाई ऐश की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको जानने की ज़रूरत है। फ्लाई ऐश को जनरली हम हाई वर्केबिलिटी और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम लोग यूज़ करते हैं। बात आज के दिन में ये आ रही है कि हमारे इंडिया में जो फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन है वो 100 मिलियंस पर ईयर है, 100 मिलियंस पर ईयर है। तो सोचिए कि 100 मिलियंस ऑफ टन्स जो हमारा फ्लाई ऐश हो रहा है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे डिकम्पोज करेंगे, कहाँ पे, ये एक हमारा सीरियस मैटर है। ये इन्वायरमेंटल से भी रिलेटेड हमारा मैटर है। इसलिए फ्लाई ऐश का जो है आजकल हमारे कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज़्यादा यूजेस बढ़ गए हैं। फ्लाई ऐश के हमारे यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका एक बिल्डिंग एस्पेक्ट्स भी है जो हमने कंस्ट्रक्शन में होते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट उसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी है। अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हम अपने इस फ्लाई ऐश को अपने हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी बात बतानी होगी कि जो हमारा वर्ल्ड का जो कार्बन इमिशन है, जो वर्ल्ड में हमारा कार्बन इमिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ 7% होता है। तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हम इसको कॉमर्शलाइज करने के बजाय, अपने जो सीमेंट को कॉमर्शलाइज करने के बजाय हम उसको इकोनॉमाइज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल उसको ठीक कर रहे हैं कि कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हम यूज़ करते रहें, कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स यूज़ करते रहें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि डे बाय डे जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, जो लाइमस्टोन है हमारा, वो खपत जो हमारा उसका नेचुरल एग्रीगेट एंड लाइमस्टोन वो खत्म होता जा रहा है। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा अपने नेक्स्ट आने वाले 100 सालों के लिए, 50 सालों के लिए, कि अब हम किस चीज़ से अपने लाइमस्टोन को रिप्लेस करें कि हमारी स्ट्रेंथ पे फर्क ना पड़े। तो हमारा आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है वो फ्लाई ऐश चल रहा है और स्लैग चल रहा है, जिसको हम रिप्लेस करके अपने सीमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा लाइमस्टोन की खपत थोड़ी कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक नुकसान भी यही हो रहा है कि लगातार सीमेंट इंडस्ट्री से जो हमारा कार्बन इमिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा भी निकल रहा है। इसीलिए हम एक दूसरा विकल्प खोज रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि पोर्टलैंड की खपत को थोड़ा, जैसे लाइमस्टोन है उसकी खपत को थोड़ा सा कम किया जाए, और फ्लाई ऐश और स्लैग की मात्रा को यूज़ करते हुए। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ फ्लाई ऐश पढ़ेंगे। फ्लाई ऐश के भी दो टाइप्स होते हैं कि फ्लाई ऐश के भी हमको टाइप्स पढ़ने हैं, तो हम टाइप्स ऑफ फ्लाई ऐश पढ़ने जा रहे हैं।
टाइप्स ऑफ फ्लाई ऐश, दो तरह के फ्लाई ऐश में डिवाइड किया गया है, क्लास एफ और क्लास सी। क्लास एफ और क्लास सी, ये दो तरह के हमारे फ्लाई ऐश होते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है तो हम बताएंगे कैसे क्लास एफ होगा, क्लास सी होगा। आप इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम क्लास एफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास एफ पढ़ते हैं पहले। क्लास एफ, फर्स्ट इज क्लास एफ। ठीक, ये हमारा क्लास एफ है। क्लास एफ में क्या होता है? फ्लाई ऐश नॉर्मली प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट और बिट्यूमिनस को जो बर्न करने से हमें जो मिलता है वो क्लास एफ होता है। ठीक है, इसमें भी जो कोयले होते हैं, हमारे कोल्स होते हैं, उनके भी कई सारे कैटेगराइजेशन है। तो जिसमें एंथ्रेसाइट से जो बन के मिलता है उसको हम लोग क्लास एफ फ्लाई ऐश बोलते हैं। और जो क्लास एफ फ्लाई ऐश होता है वो केवल पोजोलोनिक प्रॉपर्टी रखता है। क्या होता है? सिर्फ पोजोलोनिक प्रॉपर्टी को हमारे रखता है। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे बात करें कि क्लास सी की। क्लास सी जो होता है वो लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस मटेरियल एंड सब बिटुमिनस। ठीक है, अब जैसे इसी तरह देखिए, हम दोनों को एक साथ हमने लिखा, समझने में आसान है। जो क्लास एफ होता है वो बर्निंग बाय किससे होता है? एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस से हमको मिलकर बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी सी क्या होती है कि क्लास एफ जो फ्लाई ऐश होता है सिर्फ पोजोलोनिक प्रॉपर्टी रखता है, सिर्फ पोजोलोनिक प्रॉपर्टी रखता है। पर जो फ्लाई क्लास सी है, जब वो जो क्लास सी प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है, ये जो क्लास सी है ये पोजोलेनिक प्लस सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी दोनों रखता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको बाइफरकेट करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं समझा दे रहा हूं। क्लास एफ नॉर्मली प्रोड्यूस बाय एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस, normally burning by anthracite and bituminous, and they possess only pozzolanic property, they possess only pozzolanic property। ठीक, ये क्लास एफ हो गया। अब सेम क्लास सी क्या है? फ्लाई ऐश नॉर्मली प्रोड्यूस बाय बर्निंग लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस, they possess pozzolanic as well as cementanious property। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, सिमिल्टेनियस प्रॉपर्टी। ये सारा कुछ अभी हम लोग फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ रहे हैं। इस फ्लाई ऐश की कुछ केमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी कुछ केमिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके लिए एक आईएस कोड ने एक टेबल बनाया हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, आई होप आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अपने इसकी केमिकल रिक्वायरमेंट की तरफ से बढ़ें। तो ठीक है, आई होप ये आपका समझ में आ गया होगा। इसके हम केमिकल रिक्वायरमेंट्स लिखने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है। ठीक, हेडिंग डालिएगा आप लोग, केमिकल रिक्वायरमेंट। केमिकल रिक्वायरमेंट जो इसकी है, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट इज सीरियल नंबर, ठीक, सेकेंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थर्ड इज रिक्वायरमेंट कि कितने हमको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट। ठीक, नंबर फर्स्ट सीरियल। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी होगी SiO2 प्लस Al2, SiO2 प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3, Fe2O3 परसेंटेज बाई मास। मिनिमम जो इसमें लेते हैं हम लोग, मिनिमम लेते हैं तो कितना लेते हैं, 70%, 70%। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड परसेंटेज बाई मास। हाँ, हो गया हो गया हो गया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड परसेंटेज बाय मास मिनिमम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड परसेंटेज बाय मास मिनिमम। रिक्वायरमेंट जो इसकी हम ले रहे हैं 35% की है। ठीक है, MgO परसेंटेज बाय मास मैक्सिमम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO परसेंटेज बाय मास या मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5% तक जा सकता है, मैक्सिमम 5% हो सकता है ये। ठीक है, आप स्क्रीन को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इस फर्स्ट 3 को नोट डाउन करिए, फिर हम इसको रफ करके। फर्स्ट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 परसेंटेज बाय मास मिनिमम कितना होना चाहिए, 70%। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मास बाय मिनिमम 35% एंड MgO मैक्सिमम 5%। ठीक है, अब मैं देखिए इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। आई होप आपने पहला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको तो वो कर रहा हूँ। अब SO3 परसेंटेज बाय मास मैक्सिमम, सीरियल नंबर है SO3 परसेंटेज बाय मास मैक्सिमम 3%, मैक्सिमम 3%। ठीक, ठीक है, नंबर 5 एल्कलीज परसेंटेज बाय मास मैक्सिमम, परसेंटेज बाय मास मैक्सिमम 1.5%, 1.5%। आई होप आप ये दोनों नीचे का नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, एल्कलीज में हमारा क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2O, सोडियम, अच्छा सॉरी Na2O,
Na2O सोडियम ऑक्साइड, एल्कलीज में जो परसेंटेज है मास, ठीक है। और जो टोटल क्लोराइड होगा, टोटल क्लोराइड परसेंटेज बाय मास जो मैक्सिमम होगा वो 0.5%, जिसकी रिक्वायरमेंट है 0.5% है, ठीक है। तो अभी हमारा फ्लाई ऐश पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अब फ्लाई ऐश के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हमारे कंक्रीट पे क्या इफेक्ट डालेगा। जो अगला हमारा हेडिंग होगा, इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन हार्ड एंड कंक्रीट। फ्लाई ऐश का हमारे हार्ड एंड कंक्रीट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन हार्ड एंड कंक्रीट। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन हार्ड एंड कंक्रीट। आज के लिए थैंक यू।